तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की या आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप बच्चों से बात करूंगा मैरिस मॉडल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। तो बच्चों, इस पूरे के पूरे टॉपिक पे हम 2 पार्ट बनाने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है। तो इस मॉडल को हम मैक्सिमम बैलेंस ग्रोथ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, मैरिस ने ये जो मॉडल था ये डेवलप किया था अपने एक आर्टिकल में, जिसका के नाम था मॉडल ऑफ द मैनेजरियल इंटरप्राइजेस। इसके अलावा उनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटलिज्म। तो इन आर्टिकल और बुक के थ्रू उन्होंने अपने जो विचार हैं अबाउट दी मैनेजरियल इंटरप्राइजेस, उसके बारे में उन्होंने अपने व्यू दिए। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये मैं क्वार्ट्स वन इसकी बुक से अब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम 2 पार्ट बनाने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो बच्चे पीजी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बच्चों के लिए, आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में ये थ्योरी की जो समरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये थ्योरी सिंपल शब्दों में क्या कहना चाहती है। फिर मैं आपको इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी भी यूज कर दूंगा। देखिए, यहां पे सबसे पहले ये बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपने अगर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पढ़ी है मार्केट फेलियर में, तो उसमें बताया जाता था कि जो प्रिंसिपल है वो अलग व्यक्ति होता है, यानी कि वो कंपनी का मालिक है, और उसका जो फोकस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। जबकि जो एजेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सैलरी को बढ़ाना है, इंसेंटिव को बढ़ाना है, ठीक है। और इन दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से मार्केट सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो थ्योरी है उसका विरोध है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि जो मालिक है और जो कंपनी का एम्प्लॉइज है, या आप कह सकते हो मैनेजर है, उनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा नहीं है। उनका मानना था कि ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी का, मान लीजिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर बाय कर लिए, और मैंने कोई छोटे मोटे शेयर बाय नहीं किए, बल्कि मान लीजिए 10 करोड़ के शेयर बाय कर लिए। ओके जी, जब मैंने 10 करोड़ के शेयर बाय कर लिए तो डेफिनेटली कंपनी का मालिक मैं भी हो जाऊंगा। हालांकि बहुत सारे लोग होंगे, उसकी जो कैपिटल है वो बहुत कई हजार करोड़ है, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल से कहना चाह रहा हूं कि उस कंपनी का मान लीजिए मैं मालिक हो गया, ठीक है जी। तो मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट क्या रहेगा, मेरा इंटरेस्ट रहेगा उस डिविडेंड में जो मुझे मिलेगा, या आप कह सकते हो मार्केट कैपिटल में इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने जो शेयर खरीदे उनका प्राइस मुझे लगता है बढ़ना चाहिए, तो मेरा इंटरेस्ट एरिया वो है। जबकि जो मैनेजर है उसका इंटरेस्ट होगा जॉब सिक्योरिटी, या आप कह सकते हो उसकी सैलरी पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें कन्फ्लिक्ट होता है। देखिए, कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि मेरा जो हित है वो मैनेजर के हित से अलग है, या जो मैनेजर का हित है वो मेरे हित से अलग है। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, तभी तो डेफिनेटली उसकी सैलरी रहेगी। अगर मान लीजिए ग्रोथ मुझे मिलेगी ही नहीं, तो मैं उस मैनेजर को हटा के किसी और मैनेजर को लेकर आऊंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे रिलायंस जो है वो हर साल 10% की ग्रोथ देगा, ठीक है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि 10% की रेट से उसको बढ़ना चाहिए। तो अगर कोई भी मैनेजर इस पूरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, तो उसकी भी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं रहेगी। तो यहां पर हमें उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर दोनों की ही जो जॉब है, यानी कि उसकी जॉब सिक्योर रहे और मेरा इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। इसके लिए जरूरी है कि मान लीजिए रिलायंस जो है, चलिए मान लीजिए जियो का मोबाइल सप्लाई करता है, तो ये जरूरी है कि जो जियो की जो सप्लाई है, यानी कि जो नेटवर्क में, मोबाइल नेटवर्क में जो लोग उसे बाय कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि वो लिमिट हो जाए, मान लीजिए उसकी मतलब 10% के रेट से ग्रोथ हो, क्योंकि जब तक सेल नहीं बढ़ेगी, जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, तब तक कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। तो यहां पर बच्चों ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है वो उस ग्रोथ लेवल को अचीव करना है, जिस ग्रोथ लेवल से ना तो उसकी नौकरी पे खतरा हो और ना ही शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट पे खतरा हो। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी का कंक्लूजन है। हमें वही पॉइंट पता करना है जहां पर मालिक का भी इंटरेस्ट और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, दोनों के एम्प्लॉय मतलब मैनेजर का इंटरेस्ट, दोनों के हितों की रक्षा हो सके।
तो सबसे पहले जब ये थ्योरी शुरू होती है, पूरी की पूरी बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, क्वार्ट्जमैन इसकी बुक है उसके बारे में। सबसे पहले वो वहां पे बुक में बताया जाता है, द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज द बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ को उनको मैक्सिमम करना है। तो बैलेंस ग्रोथ रेट का मैक्सिमम कब होगी? बैलेंस ग्रोथ रेट मैक्सिमम होने की ये कंडीशन बता दी गई है, यानी कि जी स्टार इक्वल टू जी डी अपॉन जी सी, यानी कि जब ग्रोथ हो, मतलब इस जी स्टार का मतलब है बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ रेट कब आपको कब मिलेगी? जब ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए 10% जो है वो एनुअली ग्रोथ हो रही है प्रोडक्ट की डिमांड में, और 10% ही ग्रोथ हो रही है सप्लाई ऑफ कैपिटल में, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन जब पूरी हो रही हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों बैलेंस ग्रोथ। और यही अचीव करना किसी भी कंपनी का लक्ष्य है, यानी कि इसको किस तरीके से अचीव किया जाएगा, इसके अचीव करने में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, यही हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक में आप बच्चों को समझाना है, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपको सबसे पहले आपको यह समझना है कि किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का उद्देश्य जो है वो है शेयर होल्डर के हितों की रक्षा करना और जो मैनेजर है उसके इंटरेस्ट की रक्षा करना। और ये दोनों तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जी स्टार इक्वल टू जी डी इक्वल टू जी सी है, यानी कि जी स्टार का क्या मतलब है? बैलेंस ग्रोथ, जीडी का मतलब है ग्रोथ ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, एंड जीसी का मतलब हुआ ग्रोथ ऑफ द सप्लाई ऑफ द कैपिटल। तो यहां पर बच्चों ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस केस में, यानी कि इस वाले केस में मैनेजर जो है वो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, साथ ही साथ जो ऑनर है उसकी भी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि इस कंडीशन को कैसे अचीव करना है यही हमें पढ़ना है। अब यहां पे बच्चों बताया हुआ है यूटिलिटी ऑफ मैनेजर, ये किस पे डिपेंड करती है? सैलरीज पे, पावर स्टेटस पे, जॉब सिक्योरिटी पे, इन सब पे डिपेंड करती है। यानी कि जो मैनेजर है उसका फोकस एरिया क्या है? उसका फोकस एरिया है पावर, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वो उस पर्पस के लिए काम करेगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक ऐसा केमिकल बिजनेस है जिसमें पैसा डालने से हो सकता है कंपनी की ग्रोथ जो है वो 100% हो जाए, ठीक है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो मैनेजर जो है वो उस तरीके के रिस्की कामों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर उसका बिजनेस डूब गया, मान लीजिए 1% के लिए अगर बिजनेस डूब गया तो उसको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, उसको पावर से हाथ धोना पड़ेगा, उसको स्टेटस से हाथ धोना पड़ेगा, सैलरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरीके के रिस्की बिजनेस में वो नहीं जाना चाहेगा। वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा ग्रोथ मिलती रहे, कम मिलती रहे, 10% मिलती रहे, लेकिन कांस्टेंट लेवल पे मिलती रहे। यही शेयर होल्डर भी चाहेगा कि भाई उसका जो शेयर है वो 10% की रेट से बढ़े, लेकिन रेगुलर बढ़ता रहे। हालांकि उसको बहुत खुशी होगी अगर उसका जो शेयर है वो एकदम से 100% बढ़ जाए, लेकिन उतना ही ज्यादा दुख होगा अगर उसका शेयर का जो प्राइस है वो गिर जाए। इसलिए दोनों ही चाहते हैं कि ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट लेवल पे लगातार होती रहे। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, जो मालिक है यानी कि शेयर होल्डर है, ऑनर है, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका गोल क्या है, या उसकी यूटिलिटी कब होगी? जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, आउटपुट बढ़े, मार्केट में उसकी जो कैपिटल का शेयर है वो बढ़े, पब्लिक स्टीम बढ़े, कैपिटल बढ़े, ये सब उसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहां पर उन्होंने बताया कि भाई ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये अचीव करोगे तो ये छूट जाएगा, ये अचीव करोगे तो ये छूट जाएगा, बल्कि दोनों को ही अचीव करने के लिए एक स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ को अचीव करना पड़ेगा। स्टडी रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि यहां पे उन्होंने कह दिया कि जो ऑनर की यूटिलिटी है, यानी कि उन्होंने इन सब की जगह पे बोल दिया कि ग्रोथ होनी चाहिए कैपिटल की, ठीक है, जीसी होना चाहिए, और यूएम जो होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक जीडी यानी कि डिमांड की प्रोडक्ट पर, और दूसरा सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी की। लेकिन बच्चों जो सिक्योरिटी है वो एक्सोजीनियस फैक्टर है। एक्सोजीनियस फैक्टर का क्या मतलब है? देखिए ये कंपनी के बाहर से आता है, जो ग्रोथ है डिमांड की वो तो कंपनी के अंदर डिपेंड करती है, लेकिन जो एक्स जो है वो एक्सोजीनियस फैक्टर है, इसलिए इसको हमने बार लगा दिया और इस फॉर्म में भी लिख दिया। इसके बारे में बच्चों मैं आपको डिटेल कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो यहां तक हमने इस वाले पार्ट में हमने समझा कि जो भी एक कंपनी है, जो भी एक कंपनी में मालिक है, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है ग्रोथ ऑफ कैपिटल, यानी कि उसकी जो कैपिटल है वो कांस्टेंट। देखिए प्रॉफिट कैपिटल नहीं होता, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। हालांकि प्रॉफिट का और कैपिटल का एक रिलेशन भी होता है, कई बार दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैपिटल बढ़ना चाहिए, यानी कि जो कंपनी की पूंजी है, कैपिटल मार्केट कैप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो ऑनरशिप है वो फोकस कर रहा है कि मार्केट कैपिटल जो है वो बढ़े, और जो मैनेजर है वो कह रहा है डिमांड बढ़े, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तभी तो कैपिटल बढ़ेगी। ये भी क्लियर होना चाहिए आप बच्चों को, यानी कि गुड्स की डिमांड बढ़े, ये मैनेजर का ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा एक और फैक्टर है जो मैनेजर को इन्फ्लुएंस करता है, वो है जॉब सेपरेशन, यानी कि एस।
तो इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि थ्योरी आगे क्या कहती है। बुक में बताया हुआ है कि इन दोनों चीज इसको अचीव करना है, यानी कि हमारा ये टारगेट है। ये मान लीजिए मैंने चलिए झंडा लगा दिया है, ये हमारा है टारगेट, ये हमें अचीव करना है, ठीक है जी। तो ये मान लीजिए हमें अचीव करना है, सपोज ये हमें अचीव करना है, यहां पे हमें पहुंचना है। लेकिन इसको अचीव करने में दो बाधा हैं। सबसे पहला है द मैनेजरियल कॉन्स्ट्रेंट और दूसरा है जॉब सिक्योरिटी या फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट। अब देखिए ये क्या बाधा है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहां पे हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके ग्रोथ, मान लीजिए आपको सपोज कीजिए कोई भी कंपनी चाहती है कि उसकी ग्रोथ 80% पर एनुअल हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? हर चीज की एक लिमिट होती है। आप नए मैनेजर अपॉइंट करके, नए एम्प्लॉय अपॉइंट करके आप ग्रोथ को तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप नए मैनेजर अपॉइंट करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करते हो तो आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन इस ग्रोथ की एक लिमिट है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है, आप मतलब यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पहली जो बाधा है वो है मैनेजरियल कंस्ट्रेंट, यानी कि आप नए मैनेजर्स को अपॉइंट करने में आपको दिक्कतें आएंगी या उनको ढूंढने में दिक्कतें आएंगी। और दूसरा जो दिक्कत आएगी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आएगी, क्योंकि आपको नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी जो बाधा है इसको रोकने में, यानी कि इसको अचीव करने में दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जिसको कि हम जॉब सिक्योरिटी यानी कि एस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए किसी भी कंपनी में जो कुछ फाइनेंशियल रेशो होते हैं, फाइनेंशियल आप कह सकते हो पैरामीटर्स होते हैं, जिसको कि हम यहाँ पे हमने लिखा है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये हम बात करेंगे, जिसको हम ये बोल रहे हैं, ये भी होते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए एक लिक्विडिटी रेशो है, एक है डेट रेशो, तीसरा है रिटेन्ड रेशो। मैं तीनों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये जॉब सिक्योरिटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां पे सबसे पहले आपको यह समझना है कि लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक फिक्स एसेट्स है और दूसरा होता है लिक्विड एसेट्स। तो अगर आपकी लिक्विड एसेट्स बहुत कम है तो कंपनी कभी भी दिवालिया हो सकती है, क्योंकि लिक्विड एसेट्स का होना बहुत जरूरी है। हाथ में कैश नहीं होगा, हाथ में अगर कैश रिजर्व नहीं होगा तो कंपनी की दिक्कत कभी भी बढ़ सकती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जो लिक्विडिटी रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, आपके पास बहुत ज्यादा लिक्विड है, तो आपके पास इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा कि इतनी लिक्विड आपके पास कैसे हो सकती है। इसलिए मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो लिक्विड एसेट्स का सही तरीके से मैनेज करे। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये A1 का मतलब लिक्विडिटी रेशियो। अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट है, यानी कि फाइनेंशियल रुकावटें हैं, वो बहुत ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से आपकी जॉब जो है वो कम सिक्योर होगी। यानी कि हर फर्म चाहती है कि वो अपनी लिक्विडिटी को ऊंचा रखे और सारा का सारा पैसा खर्च ना करे, यानी कि कुछ पैसा वो अपने पास लिक्विड बना के रखे। ग्रोथ को एक तरीके से रोक लिया ना उसने भी। दूसरा डेट रेशो, जिसे लीवरेज रेशो भी कहते हैं। तो डेट रेशो का क्या मतलब होता है, यहां पे है D/A, यानी कि डेट, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कंपनी की डेट बहुत ज्यादा है तो उसे शेयर होल्डर पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए वो कभी शेयर होल्डर को पैसा पेमेंट नहीं कर पाती है, मार्केट से उसने जो उधार लिया वो पेमेंट नहीं कर पाती है, तो उसको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए यह माना जाता है कि अगर डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, डेट रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल कंस्ट्रेंट होंगे वो भी ज्यादा होंगे और जॉब सिक्योरिटी जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि कंपनी दिवालिया हो जाएगी तो आप क्या नौकरी करोगे, कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते। अब रिलायंस पावर है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, खत्म होने वाली कंपनी है, तो उसके एम्प्लॉय को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेट रेशियो उसका बहुत ज्यादा हो गया था उसकी कंपनी के ऊपर। तीसरा रिटेन्स रेशियो, यानी कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा वो रिटेन करके रखते हैं। तो डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट रिटेन करोगे तो आपकी नौकरी पे खतरा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो शेयर होल्डर हैं वो तो अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। तो यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों कि ये जो A3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटेन रेशियो है, प्रॉफिट रिजर्व अपॉन प्रॉफिट का रेशियो, अगर वो ज्यादा होगा तो आपकी जो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हैं वो कम होंगी, ठीक है, और फिजिकल कंस्ट्रेंट्स अगर हमारी ये ज्यादा होगी, और जॉब सिक्योरिटी जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये तीन जो हैं इन कांस्टेंट को हम अलग कर दें, यानी कि एक्सोजीनियस फैक्टर मान लें, जैसे कि हमने यहां पे फैक्टर माना है, तो हम इस वाले की जगह हम इस वाले को यूज कर सकते हैं, यानी कि इसको हमने एक्सोजीनियस मान के अलग कर दिया। मतलब यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो फंक्शन है
ग्रोथ का फंक्शन ये इससे इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन ये बाहरी कारण है, एक्सोजीनियस कारण है, इसलिए इसको हटा दिया। और इक्वेशन क्या बनाई, इस वाली इक्वेशन में उन्होंने बोला कि जो ग्रोथ होगी जीडी होगी, यानी कि बैलेंस ग्रोथ की हम बात कर, सॉरी ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो बराबर होनी चाहिए जीसी के, यानी कि ग्रोथ ऑफ कैपिटल के, और बराबर होनी चाहिए किसके, ग्रोथ मैक्सिमम ग्रोथ यानी कि बैलेंस ग्रोथ के। अब बच्चों तीन वेरिएबल होते हैं, एक ए, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ए का मतलब क्या है, लिक्विडिटी रेशो, डेट रेशो और रिटेन्ड रेशो। इसके अलावा डी का मतलब है रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपने कितनी जल्दी जल्दी नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। देखिए आप सिंपल समझ लीजिए, जितने भी मोबाइल फोन है, जैसे कंपनी है, मान लीजिए एमआई का फोन है, एमआई जो है वो हर 6 महीने में, 3 महीने में आप देखिए नया फोन आ जाता है, क्योंकि पुराने फोन के बारे में लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब किसी भी फर्म की जो ग्रोथ है वो 3 फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, फिस्कल फाइनेंशियल पॉलिसी, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया, जिसमें A1, A2, A3 आता है। तीसरा है डी, रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और प्रॉफिट मार्जिन। तो बच्चों प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हम बात कर लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं उससे पहले जो मैरिस ने मॉडल माना है, मैरिस के मॉडल में उन्होंने माना है कि जो मार्केट है वहां पे ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है। अब देखिए ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के 2 इंप्लीकेशन आप लगा सकते हो। पहला कि टेसिट प्राइस हो चुकी है, टेसिट प्राइस का मतलब है दोनों ही कंपटीटर जो हैं वो समझ गए हैं कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने प्राइस एक रख ली है, यानी कि x जो है वो 100 रुपए अगर प्राइस ले रहा है तो y भी 100 रुपए ही प्राइस ले रहा है, तो कोई भी प्राइस में डिफरेंस नहीं है। दूसरा आप ये मान सकते हो कि वो लड़ के खत्म हो चुके हैं, यानी कि बॉटम लेवल पे प्राइस आ चुका है और वहां पे प्राइस स्टेबल हो चुका है, यानी कि उन्होंने जो प्राइस है उसको स्टेबल मान लिया एक तरीके से। ओलिगोपोली का मतलब क्या है, प्राइस रिजिडिटी की उन्होंने फीचर मान लिया और माना कि चलो प्राइस जो स्टेबल होगा। इसके अलावा बच्चों एक और चीज होती है किसी भी तो बच्चों मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लीजिए, चलिए सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने प्राइस मान लिया अपना 100 रुपए प्राइस है, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना होगा, प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी जो उसको बनाने में खर्च हुई है। मान लीजिए 40 रुपए मेरी कॉस्ट लगी है बनाने में, तो यहां पे उन्होंने कॉस्ट को भी कांस्टेंट मान लिया है, यानी कि उन्होंने मान लिया है कि ये भी कांस्टेंट है और प्राइस भी कांस्टेंट है और कॉस्ट भी कांस्टेंट है। इसके अलावा बच्चों मुझे प्रमोशन भी करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हम उस एड को भी माइनस कर देते हैं, ये मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट का पैसा, मान लीजिए चलिए 10 रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट पे माना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे माना, क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो करना पड़ेगा, 30 मान लीजिए 20 रुपए, तो इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होगा M वो कितना होगा, वो 30 रुपीज होगा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी गुड्स के प्राइस में क्या क्या शामिल होता है। प्राइस में होता है कॉस्ट शामिल होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट शामिल होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल होता है और मार्जिन शामिल होता है। इसका मतलब मार्जिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, P में से माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट को, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉस्ट को, यानी खर्चे को, एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि फर्म जो है वो क्या चूज कर सकती है, वो चूज कर सकती है कि एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च करेगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करेगी। तो अगर मान लीजिए M की वैल्यू, यानी कि जो मार्जिन है, अगर मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट बढ़ता है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता है तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घटेंगे, और इसी के वाइस वर्सा होगा। यानी कि अगर आप देखिए दो बातें, अगर आप ऐड ज्यादा करते हो तो ज्यादा बिक्री होगी, लेकिन ऐड ज्यादा होने से जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाएंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे अगली जो वीडियो होगी उसमें कि किस तरीके से रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड और किस तरीके से रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सप्लाई डिसाइड होता है या कैपिटल डिसाइड होता है। तो बच्चों इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूं, अगली वीडियो में हम आपको चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।